अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ठीक है, वो डेटाबेस के रिलेटेड जो भी हमारा प्रैक्टिकल वर्क रह गया था ठीक है, आज हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम इसके अंदर हम देखेंगे कि जी कुछ अगर हमारी जो फॉर एग्जांपल सिंगल टेबल के ऊपर क्वेरीज रह गई हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम आज जो है इसके जॉइंट्स देखेंगे कि किस तरह हम एक से जो ज़्यादा टेबल्स होते हैं उनको किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं और उनके दरमियान किस तरह एक रिलेशनशिप कायम करके हम एक किसी एक पर्सन के रिलेटेड हम जो मोस्टली टेबल्स के अंदर उसका डाटा पड़ा हुआ है हम उसको किस तरह फैच कर सकते हैं। और उसके बाद हम फर्दर कुछ सब क्यूरीज की बात करेंगे और उसके बाद हम इसके स्टोर प्रोसीजर के ऊपर भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो कि स्टोर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम इसके ऊपर कुछ दो क्यूरीज रह गई थी हमारी ठीक है, जो सिंगल टेबल के ऊपर हो परफॉर्म होनी थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ठीक है एक डाटाबेस है कॉलेज के अंदर टेबल है। सबसे पहले हमारी अभी डाटाबेस जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई हुई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने डाटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डाटाबेस आप इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, यूज़ का ऑप्शन लिख के ठीक है, आगे आप डाटाबेस का नाम लिख दो ठीक है। जब आप डाटाबेस का नाम लिखोगे ठीक है, इसके ऊपर रन करोगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास अभी जो डाटाबेस सेलेक्ट हुई हुई है ठीक है, वो स्टोर के नाम से डाटाबेस जो है वो सिलेक्ट हुई हुई है। लेकिन मैंने जो डाटाबेस सेलेक्ट करनी है वो मैंने कॉलेज वाली करनी है, तो मैंने यूज़ लिख के कॉलेज के ऊपर यूज़ लिखा और उसके बाद डाटाबेस का नाम लिखा, तो इसके ऊपर रन करके क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो वाली डाटाबेस जो होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये देखें, अब कॉलेज वाले डाटाबेस जो है इसका जो नेम है ठीक है, ये बोल्ड लेटर में हमारे पास शो हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये डाटाबेस जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर ही काम करेंगे ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है ठीक है। कस्टमर के टेबल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम है, आईडी, एड्रेस, प्रोडक्ट आईडी वगैरह ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं इन चीज़ों को, दो हमारे पास क्यूरीज हैं ठीक है, उसको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये कस्टमर का टेबल है ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल सिंपल टेबल के लिए एक क्यूरी लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी कस्टमर के नेम है ठीक है वो एक ऑर्डर की सूरत में आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया है ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे जो नेम शो हो ठीक है वो एक उसके नेम की सीक्वेंस के साथ शो होने चाहिए, यानी कि उनके नाम की जो एक सीक्वेंस है मुझे वो शो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑर्डर ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर के अंदर जितने भी नेम होंगे ठीक है वो एक सीक्वेंस या अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस के लिहाज से वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे लगता है इसका कस्टमर के नेम का जो कस्टमर नेम लिखा हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे हम कस्टमर नेम लिखेंगे कस्टमर स्लैश नेम ठीक है। इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं ठीक है वो क्या होंगे कि एक सीक्वेंस के लिहाज से वो हमारे पास शो हो जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली ठीक है, जैसे अली, आज़म, हमज़ा, उसके बाद ये एक सीक्वेंस के साथ शो हो जाएंगे ठीक है। यहाँ पे चूँकि आईडी के लिहाज से इनके नेम भी वेरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा कि अगर आपने कोई भी इनके नेम रखे होंगे तो वो इसी तरह शो हो जाएंगे ठीक है। ये तो होगा कि ऑर्डर बाय के किस ऑर्डर के साथ आपने कोई चीज़ जो होती है वो शो करवानी है
ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एक और क्वेरी लिखते हैं कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो अलग अलग है ना, ठीक है, यानी कि जो अलग अलग जगह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ठीक है, वो मेरे पास सिर्फ वो शो हो जाए। अब यहाँ पे मेरे पास नेम तो सारी अलग अलग है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी अलग अलग है, ठीक है। हम कोई और टेबल देख लेते हैं, प्रोडक्ट वाला टेबल हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर उम्मीद है कि वो सीक्वेंस के लिहाज से वो अलग अलग होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के टेबल में क्या है। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेबल का नाम प्रोडक्ट है। चलो इसको क्लिक करके तो आगे इसका नेम लिख, इसको इस क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास बैग, शूज़, क्लॉथ, बैग, ठीक है, सॉक्स है, शूज़। अब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जी मुझे ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये मुझे सारी ना शो हो। मुझे इसकी टाइप्स पता होनी चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि शूज़ हैं, उसके बाद बैग्स हैं। इसको एक से ज़्यादा दफ़ा शो नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमें उसकी टाइप्स कर देगी। जी आपके पास शूज़ है, बैग्स है, क्लॉथ है, सॉक्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय मैं उसको नेम के साथ ग्रुप करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि मुझे जितने भी एक ही किस्म के जो होंगे ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट के नेम है, जो एक ही किस्म के नेम है, वो सिर्फ एक ही दफ़ा शो करवाएगा कि जी आपके पास इस टाइप्स की ये जो प्रोडक्ट है ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं, क्यूरीज लिखते हैं, सेलेक्ट, ये आ जाएगी इस तरह करके, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जी इसको किस तरह शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप बाय नेम, ग्रुप बाय नेम। तो ये क्या करेगा कि मुझे जितने भी नेम होंगे ये वाले, ठीक है, जो आपको टेबल के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये इनकी ग्रुपिंग कर देगा, ठीक है। जो शूज़ यहाँ पे 2 दफ़ा शो हो रहे होंगे हमें पास, जब हम इस तरह की क्वेरी लिखेंगे तो वो हमारे पास एक ही दफ़ा शो हो जाएंगे, यानी हमें वो ये इस तरह बताएगा कि हमारे पास कौन कौन सी जो चीज़ है वो पड़ी हुई है, ठीक है। अलग अलग किस्म की वो चीज़ें जो होंगी वो शो करवाई। यहाँ पे बैग 2 दफ़ा है, लेकिन वो वहाँ पे कहेगा जी आपके पास बैग हैं, शूज़ हैं, उसके बाद क्लॉथ है और उसके बाद सॉक्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको रन करके ये किस तरह ग्रुप जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको ग्रुप की सूरत में हमारे पास वो हमें मुहैया करता है। तो इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो अब ये देखिए जी उसने बताया कि जी आपके पास बैग है, शूज़ है, क्लॉथ है और सॉक्स है, ठीक है। हमें उसने क्या किया कि जो कि एक ही तरह की चीज़ें थी, ठीक है, उसका उसने एक ही ग्रुप के अंदर उसको शो करके हमें दिखा दिया कि जी आपके पास शूज़ हैं। हालांकि वहाँ पे शूज़ भी 2 दफ़ा थे और जो बैग थे वो भी 2 दफ़ा थे, लेकिन चूंकि दोनों की टाइप सेम है तो लिहाजा वो क्या करेगा कि हमें उसको एक ही दफ़ा शो करवा देगा। ये कुछ सिंपल सी क्यूरी थी जो कि हमारे पिछले लेक्चर में रह गई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दिया जाए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम अब ज्वाइन के बारे में हम पढ़ देखते हैं कि ज्वाइन जो होते हैं वो किस तरह लगते हैं। लेकिन ज्वाइन से पहले एक चीज़ जो है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। वो क्या होती है कि जी आपने सबसे पहले जो है वो टेबल्स के अंदर फॉरेन कीज़ जो होती है उनको सेट करना होता है। जो फॉरेन कीज़ वगैरह लिखी होती है उनको आप किस तरह सेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एक नई डेटाबेस जनरेट करते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल जनरेट करके और उसके अंदर फॉरेन कीज़ जो होंगे वो हम उसको सेट करेंगे। क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद उसका नेम, ठीक है, वो नेम आप कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं उसका कोई भी जो सिंपल सा नेम होता है उसको यहाँ पे रख, मैं इस तरह करता हूँ कि मैं स्टोर के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी क्यूरी चल गई क्रिएट डेटाबेस स्टोर, स्टोर इसने कर दिया। अब यहाँ पे हमें वो शो नहीं हो रहा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये स्टोर का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने टेबल जनरेट करने हैं। ठीक है, टेबल्स के अंदर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर का टेबल है। ठीक है, कोई भी शॉपिंग वगैरह का टेबल है। अब टेबल के अंदर क्या होगा कि स्टोर के अंदर कस्टमर वगैरह होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगी, और उसके बाद उनकी एक ऑर्डर डिटेल जो है वो क्रिएट होगी कि किस तरह हम ऑर्डर जो है वो इसके अंदर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी, इसके अंदर हम वो जो उसके मुख्तलिफ के कह लें कि 3 किस्म के जो टेबल्स होंगे, पहले हम वो इसके अंदर जनरेट करेंगे। ठीक है, एक कस्टमर का टेबल होगा, एक प्रोडक्ट का टेबल होगा, और एक ऑर्डर का टेबल हमारे पास होगा। तो टेबल क्रिएट करना आपको आता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा। ठीक है, टेबल वगैरह जनरेट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको वो शो करवा दूँगा। ठीक है, ये भी हमने कस्टमर का टेबल जो है वो उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने लिखी हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी, और आईडी को मैंने प्राइमरी की, उसके बाद कस्टमर नेम है वार 4 में, उसके बाद कस्टमर का एड्रेस वो भी वार 4 के अंदर मैंने उसको लिख दिया है। ठीक है, ये कस्टमर का मैंने भी टेबल क्रिएट किया, इसको रन करके देखते हैं। वो कह रहा है कि जी कस्टमर का टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसको देखते हैं। सॉरी, मैंने वो जो इसके अंदर एक इशू आ गया। ठीक है, इसके इसके अंदर जो डाटाबेस सेलेक्ट की हुई है वो कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर का टेबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको लिहाजा हम बंद करते हैं। तो स्टोर को पहले स्टोर के इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करके इसकी जगह पे यूज़ स्टोर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको हम यूज़ करेंगे स्टोर डाटाबेस को। तो ये देखें, हमारे पास स्टोर डाटाबेस का वो ऑटोमेटिकली वो यूज़ हो। ठीक है, वो उसने शो करवा दिया कि जी आपका जो डाटाबेस यूज़ हो रही है, ठीक है, जो स्कीमा यूज़ हो रहा है वो स्टोर हो रहा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, उसने क्या नीचे आ गया हमारे पास क्रिएट टेबल कस्टमर। ठीक है, उसके बाद उसकी सारी जो है वो स्पेसिफिकेशन उसने लिख दी हुई है। तो इस तरह हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और टेबल्स को ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये कस्टमर का टेबल जो है वो शो हो गया। इसके बाद हम एक प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक ऑर्डर का टेबल जो होगा वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट किया। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है वो इसकी प्राइमरी की होगी। ठीक है, प्रोडक्ट नेम होगा, और प्रोडक्ट की जो होगी वो प्राइस मैंने इसके अंदर डिक्लेयर कर दी है। तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो ये देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट का टेबल है वो भी उसने नीचे शो करवा दिया कि जी आपका जो प्रोडक्ट का टेबल है वो क्रिएट हो गया है। इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल जो होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद एक टेबल रह गया। ठीक है, वो तीसरा टेबल करके फिर हम आगे उसके ऊपर फर्दर काम करते हैं। और तीसरा टेबल जो है वो ऑर्डर का टेबल हम इसके अंदर लिखते हैं। तो हम मैं अब ऑर्डर का टेबल की कोडिंग लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ऑर्डर डिटेल के नाम से एक न्यू टेबल जो है वो क्रिएट किया है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी ऑर्डर आईडी इसको प्राइमरी की, और उसका स्टेटस यानी कि ऑर्डर जो है वो डिलीवर हुआ है, अभी डिले में है, या कौन सा वो जो उसका स्टेटस शो हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं सिर्फ लिखा जा सकता, इसकी मेन रीज़न ये होती है कि ऑर्डर जो होता है वो इसका एक मखसूस कीवर्ड एसक्यूएल के अंदर, जिस तरह ऑर्डर बाय का हमने आगे क्यूरी यूज़ की थी तो उस तरह को वो एरर दे देगा। तो हमने इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर डिटेल का जो टेबल है वो यूज़ किया। तो इसको रन करके देखते हैं टेबल को। तो यहाँ पे ये देखिए, इसने शो करवा दिया कि जी आपका टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब बेसिक तौर पर हमने इसके ऊपर ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो ज्वाइन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर
कोई ना कोई एक फॉरेन की जो होगी वो जनरेट करनी पड़ेगी जो कि टेबल के दरमियान रिलेशनशिप कायम कर सके। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं सब टेबल्स की जो फॉरेन कीज़ है वो सब के अंदर करने लगा हूँ। जिस तरह कस्टमर है इसके अंदर मैं ऑर्डर डिटेल की फॉरेन की और प्रोडक्ट की फॉरेन की, चाहे अगर कस्टमर का ये प्रोडक्ट का रिलेशन क्रिएट करना तो वो भी क्रिएट हो सके, या अगर कस्टमर का ऑर्डर डिटेल का मैंने करना हो तो वो भी वो शो हो सके कि जी कौन सा कस्टमर और उसके ऑर्डर डिटेल क्या है, तो वो इस तरह मुझे वो शो हो जाए। तो फिलहाल आपने जब भी डेटाबेस क्रिएट करनी है तो आपने सबसे पहले उसकी एक लॉजिक क्रिएट करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किसका चीज़ का जो किसी दूसरे चीज किस टेबल का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो बनता है। ठीक है, अगर किसी का नहीं बनता तो आपने उसको नहीं बनाना। ठीक है, अगर बनता हुआ तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी प्राइमरी की करनी। कस्टमर का टेबल है, ठीक है, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हम फॉरेन की जो होते हैं वो मैं बताता हूँ किस तरह हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बल्कि अभी हम पहले क्या करते हैं कि इनके अंदर वैल्यूज जो है वो फिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी टेबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ वगैरह होंगी हम वो क्या करेंगे कि उनको फिल करते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ताकि बाद में पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू जो कि वो कौन सी चीज़ के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं टेबल के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, जिस तरह यहाँ पे आपको नेम कॉलम टेबल के शो हो रहे हैं, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम और कस्टमर का एड्रेस है, तो मैंने उस हिसाब से कस्टमर की आईडी जो है वो जनरेट कर दी है। ठीक है, उसके बाद उसके नेम जो कस्टमर का नेम है वो लिख दिया, और उसके बाद कस्टमर का जो एड्रेस है मैंने वो यहाँ पे उसका सिटी नेम ही लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं अब वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे वो नीचे आपको अगर आपकी वैल्यू दुरुस्त होगी तो यहाँ पे वो गुड का निशान लगा देगा जी। ठीक है, तो ये हमने सारी की वैल्यू जो सारी की सारी वैल्यू जो है वो कस्टमर के टेबल में लिख दी हैं। ठीक है, पुट कर दी हैं। उसके बाद अभी हमने प्रोडक्ट के टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट के टेबल में भी इस तरह वैल्यू इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद जो ऑर्डर डिटेल का टेबल है उसके अंदर भी इसी तरह वैल्यूज़ हम जो होंगे वो उसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपने वैल्यूज़ जो होंगी दूसरे टेबल्स के अंदर उनको भी इंसर्ट कर देना है। यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम लिख के और उसके बाद वैल्यूज़ और जितने कॉलम होंगे, ठीक है, उस हिसाब ने आपने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो लिख देनी है। ठीक है, वार चार की जो यहाँ पे इंट जो होता है ये वैसे ही आ जाता है। वार चार जो होता है वो सिंगल कामा के अंदर आते हैं। ठीक है, जो कि वैसे लिखे हुए होते हैं, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर नहीं मौजूद होते। तो यहाँ पे मैं बाकी की वैल्यूज़ भी इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने तीनों टेबल के अंदर क्या किया कि वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही हैं। ठीक है, कस्टमर के टेबल के अंदर ये वैल्यू दर्ज की हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के टेबल के अंदर ये, और उसके बाद वो जो ऑर्डर डिटेल का टेबल हमने बनाया था उसके अंदर ये वाली वैल्यू जो मैंने इंसर्ट की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन टेबल को पहले देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर डाटा क्या मौजूद है। तो ये देखिए जितने मैंने कस्टमर इसके अंदर दर्ज किए थे वो यहाँ पे मेरे पास शो हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट देखते हैं कि कितनी प्रोडक्ट थी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जितनी शूज़, बैग, क्लास, सूट वगैरह, ठीक है, और उसके अंदर बाद उसकी प्राइजेस वगैरह हमारे पास यहाँ पे शो हो गई हैं।
और उसके बाद हम ऑर्डर डिटेल के टेबल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे टेबल शो हो गया, तो इसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑर्डर आईडी और उसके बाद मैंने उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेटस वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं कि कौन सा ऑर्डर डिलीवर हो गया, कौन सा ऑर्डर अभी डिले है, ठीक है, और कौन सा वो भी प्रोसेसिंग में। ये हमने अपनी तरफ से जो है वो वैल्यूज़ हमने रखी हुई हैं। अब पहले हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर जो हम इससे पहले हम फॉरेन की जो होंगे वो जनरेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टेबल शो हो रहे हैं, ठीक है, कस्टमर का, प्रोडक्ट डिटेल का, ऑर्डर डिटेल का, सॉरी, उसके बाद प्रोडक्ट का टेबल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं पहले कस्टमर का टेबल ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं दो फॉरेन कीज रखता हूँ, ठीक है। किस किस की? एक ऑर्डर डिटेल के टेबल की और एक प्रोडक्ट के टेबल की मैं फॉरेन की जो कि इसके अंदर उसको रखूँगा। तो कस्टमर के टेबल को ओपन करते हैं, ठीक है। ये वाला आपको जो इस तरह सेटिंग वाला बटन नज़र आ रहा है, आपको इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो हमारे पास इस तरह ये शो हो जाएगा। इसको ऐड करना है। यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई और एक्स्ट्रा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर आईडी के नेम से ऑर्डर आईडी चूँकि यहाँ पे इंटीजर में आईडी, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इंटीजर में मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह आपके पास शो होगा और उसके बाद फिर आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना, फिनिश। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी शो हो गया है कि हमारे पास। अभी हमने यहाँ पे एक और कॉलम शो करना फॉरेन की का, जो कि हमने प्रोडक्ट के टेबल के लिए करना है। तो ठीक है, प्रोडक्ट के टेबल को हम देखते हैं कि इसकी जो आईडी है वो क्या है। प्रोडक्ट आईडी हमने रखी हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी की हम फॉरेन की जो होंगी उसको जनरेट करेंगे। और ये भी आईडी इंटीजर में है, तो लिहाजा इसमें भी हम इंट जो होंगे डाटा टाइप वो रखेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे और फिर अप्लाई और फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि हमने इसको जो है वो चले, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना टेबल्स के अंदर वो हम इनकी जो फॉरेन कीज होंगी उसके जो कॉलम यूज़ होने फॉरेन की के तौर पर हम उनको लिख लेते हैं। कस्टमर के अंदर ऑर्डर का आ गया और उसके बाद प्रोडक्ट का आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने दो बाकी जो दो रह जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का रह जाएगा और उसके बाद ऑर्डर डिटेल का। ऑर्डर डिटेल के अंदर आपने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम जो होगा वो ऐड करना है, और प्रोडक्ट के अंदर आपने कस्टमर आईडी और ऑर्डर डिटेल वाला जो कॉलम होगा आपने उसको ऐड करना है। अब मैं प्रोडक्ट वाले को ज़रा ओपन करके देख लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके सेटिंग वाले कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे अब प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे मुझे दो फॉरेन की चाहिए, एक कस्टमर की और दूसरी ऑर्डर डिटेल की। तो यहाँ पे मैं कस्टमर, सॉरी ऊपर लिखा हूँ, इंटीजर में है, तो लिहाजा इसको सारे को डिलीट कर दे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी और उसके बाद ऑर्डर आईडी आ जाएगी।
ये भी वार इंटीजर में आएगी। ठीक है, ये हमारे पास दो इसकी जो है वो हमने फॉरेन की के तौर पर दो कॉलम इसके अंदर हमने जनरेट कर दिए हैं। तो अप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे अभी मैंने तीसरे कॉलम के अंदर प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल के अंदर इसको ऐड करना है। तो वो मैं खुद ऐड करता हूँ, दो आपको पता चल गया किस तरह आपने इनके अंदर इनको ऐड करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह मैंने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी जो है उसको यहाँ पे हमने इंसर्ट किया। ठीक है, ऑर्डर डिटेल के कॉलम में मैंने फॉरेन की जो कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को एज ए फॉरेन की के तौर पर उस कॉलम, अब मैंने कॉलम लिखा है, अभी मैंने इसको एज ए फॉरेन की तौर पर इसको यहाँ पे शो नहीं करवाया कि ये फॉरेन की है। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हमने दो टेबल हैं, कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी का, और कस्टमर के टेबल में ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का। अब हमने देखना है कि हम किस तरह इनको जो है वो फॉरेन की के तौर पर यहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉरेन कीज़। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर फॉरेन की का नेम लिख दें, कोई भी जो नेम आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर फॉरेन की 1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जी ये पहली फॉरेन की है। ठीक है, अब रेफरेंस टेबल, आपने जिस टेबल की फॉरेन की लगानी है पहले आपने उसको करना है। अब यहाँ पे मेरे पास दो हैं। ठीक है, एक है ऑर्डर आईडी का, दूसरा प्रोडक्ट आईडी का। तो ऑर्डर आईडी को जो मैंने फॉरेन की दूंगा वो यहाँ पे जब रेफरेंस टेबल में देखूंगा तो मैं ऑर्डर के टेबल का उसको रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। तो ऑर्डर डिटेल टेबल मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा। सॉरी स्टूडेंट, अभी एक थोड़ा सा काम अभी रहता है हमारा करने वाला, इसको अभी हम यहाँ पे जो कॉलम्स के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो टेबल्स होंगे, ठीक है, जो पेरेंट टेबल है जिसकी फॉरेन की हमने रखनी है, क्योंकि हमने सबकी फॉरेन की रखी हुई है तो लिहाजा इनको सबसे पहले हमें इंडेक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस किस तरह करते हैं, यानी कि उसकी आईडी जो होगी वो उसको इंडेक्सेस के तौर पर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि इंडेक्सेस आपको पता है कि वो बैकएंड के तौर पर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स का कोई भी नाम रख लो, इंडेक्स 1। ठीक है, इंडेक्स है। तो अब जो इस टेबल की आईडी होगी ना, आपने उसको सेलेक्ट करना और उसके ऊपर वो 1 आ जाएगा, यानी कि हमने आईडी को 1 रख दिया, बाकी जो दूसरे कॉलम है उसके बाद 2 3 4 यहाँ पे हमने इस तरह इसको इंडेक्स करना है। और इसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना, फिर अप्लाई कर देना। स्टूडेंट यहाँ पे लगता है कोई एरर आ गया। स्टूडेंट अब हम सबसे पहले इंडेक्सिंग करते हैं इस प्रोडक्ट टेबल की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स लिखता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख दो, प्रो INDX इंडेक्स, मैंने इसको वैसे नाम कोई भी लिख दें आप, उसका इशू नहीं है। ठीक है, ये इंडेक्स है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर हमने करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें और फिर इसको अप्लाई कर दें। तो इस तरह ये इंडेक्सेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने सबकी इंडेक्सेस करनी है, उसके बाद ऑर्डर डिटेल है। ठीक है, इसके भी आपने इंडेक्सेस वाला ऑप्शन ओपन करना है। ठीक है, आप कोई भी ORD कोई भी नेम लिख दो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ORD है, इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स शो हो गया। यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी की होगी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट करके आपने इसको अप्लाई कर देना और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह सबसे पहले आपने यहाँ पे इंडेक्सेस जो है वो टेबलों की करनी है। मोस्टली ये इंडेक्सिंग जो होती है ये पेरेंट टेबल की जाती है। ठीक है, यानी कि जिसकी आपने
जो आईडी होती है उसको एज ए फॉरेन की के तौर पर यूज़ करना। तो हमने तो सब टेबल्स की आईडी जो होंगी उनको फॉरेन की के तौर पर ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फॉरेन की जनरेट करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के फॉरेन कीज़ वाले टेबल में आ जाएं तो कोई भी फॉरेन की नाम लिख दें, CUS FK शिफ्ट 1 यानी कि पहली फॉरेन की है। उसके बाद रेफरेंस टेबल, सबसे पहले मैं आर्डर के लिए करूँगा तो मैं आर्डर डिटेल का टेबल शो करूँगा। ठीक है, और मैं आर्डर डिटेल को यहाँ पे आर्डर आईडी को क्लिक कर दूँगा। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। मैंने क्या किया कि आर्डर आईडी को मैंने फॉरेन की शो किया। ठीक है, वो तो उसका जो रेफरेंस टेबल होगा वो आपने वहाँ पे जिसकी आप प्राइमरी की यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पर यूज़ कर रहे हो, वहीं पर आपने रेफरेंस टेबल का नाम भी आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब लिख के आपने अप्लाई करना है। अप्लाई, तो यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की के तौर पर शो हो जाएगी। उसके बाद अभी हमने प्रोडक्ट आईडी को भी एज ए फॉरेन की रखना है, तो यहाँ पे मैं एक और फॉरेन की का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, CUS शिफ्ट FK शिफ्ट 2। ठीक है, मैंने नेम रख दिया। अब मैंने प्रोडक्ट के लिए करना है तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का टेबल है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करूँगा। ये आईडी वैसे सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट आईडी को ही सिलेक्ट करना और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करके फिर अप्लाई कर देना। तो इसी तरह ये फॉरेन की जो होगी वो उसको शो करवा देगा। उसके बाद अभी हमने ऑर्डर डिटेल के लिए फॉरेन कीज़ लिखनी है। ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल करते हैं, तो फॉरेन कीज़ के ऊपर आते हैं, इसको क्लिक करते हैं। पहली फॉरेन की ORD, कोई भी आप नाम लिख दो, शिफ्ट FK शिफ्ट 1, यानी कि इसका मतलब है कि मैंने एक नाम लिखा है, ऑर्डर की फॉरेन की जो है वो पहली फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस टेबल अब मेरे पास पहले कस्टमर की है आईडी है। ठीक है, जो मैंने एज ए फॉरेन की के तौर पर यूटिलाइज़ करनी है, तो मुझे यहाँ पे रेफरेंस टेबल के अंदर कस्टमर का टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, इसके बाद कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर की आईडी को एज ए यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर शो करवा रहे हैं। तो इसके बाद आपने अप्लाई कर देना, फिर अप्लाई, तो यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे वो एज ए फॉरेन की के तौर पर शो हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे मुझे एक और फॉरेन की का नाम लिखना पड़ेगा, तो मैं कोई भी नाम लिख दूंगा। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, FK शिफ्ट 2। ठीक है, अब मुझे कस्टमर की मैंने कर दी है। ठीक है, प्रोडक्ट की मैंने फॉरेन की करनी है, तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का टेबल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी को क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट आईडी की बेस पे मैंने इसको फॉरेन की असाइन करनी, तो मैं प्रोडक्ट आईडी को ही सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, इसी तरह हमने ऑर्डर डिटेल के बाद प्रोडक्ट का टेबल है। ठीक है, इसकी फॉरेन कीज़, अभी हमने इसकी फॉरेन कीज़ हमने जनरेट करनी है, तो इसके भी कोई भी नाम लिख दो आप पहले, प्रो शिफ्ट FK शिफ्ट 1। तो रेफरेंस टेबल में कस्टमर की आईडी एज ए फॉरेन की है और ऑर्डर की है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैंने कस्टमर की आईडी को एज ए फॉरेन की शो करवाना है, तो मुझे यहाँ पे कस्टमर की आईडी का यहाँ पे रेफरेंस टेबल पहले देखना पड़ेगा। तो कस्टमर की आईडी जो है वो कस्टमर के टेबल में है, तो मुझे वो यहाँ पे रेफरेंस टेबल वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर का टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने जो भी कॉलम मैंने एज ए फॉरेन की यूज़ करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कस्टमर की मैं आईडी की बेस के इसको फॉरेन की यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे आईडी क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद फिनिश। अब मैंने ऑर्डर के लिए भी एक यूज़ करनी है। ठीक है, ऑर्डर को भी फॉरेन की यूज़ करनी है, तो प्रोडक्ट, मैं कोई भी इसका नाम लिख देता हूँ, प्रोडक्ट FK शिफ्ट 2। अब मैंने ऑर्डर को फॉरेन की रखना, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर डिटेल का टेबल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर डिटेल की मैंने यहाँ पे फॉरेन की रखनी है। तो यहाँ पे ऑर्डर डिटेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, मैंने ऑर्डर आईडी की बेस पे इसको फॉरेन की रखना है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसको अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अप्लाई,
फिनिश। स्टूडेंट यहाँ तक अभी हमने सब की जो है वो फॉरेन की जो है वो जनरेट कर ली है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में आगे हम ज्वाइन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह जो ज्वाइंस होते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले चूँकि ज्वाइन करते हुए ये काम बहुत ज़रूरी था, तो लिहाजा आपको फॉरेन की को थोड़ा सा डिटेल से समझाने का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए किस तरह आपने फॉरेन की जो होगी है वो जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस टेबल के अंदर आपने जिस टेबल की फॉरेन की यूज़ करनी है आपने उसको लिखना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर की है तो आपने कस्टमर की आईडी मैंने लिखी हुई है, तो ये एज ए यहाँ पे फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अगर अब आप कॉलम में जाओ, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो फॉरेन कीज़ होंगी उनके कलर आपको दूसरी जो कॉलम्स होंगे उनसे अलग नज़र आएंगे। ठीक है, ये ब्लू कलर के हैं लेकिन ये जो है ये पर्पल कलर के आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो होती हैं ये फॉरेन कीज़ के तौर पर वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो आगे हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जॉइंट से पहले अभी हमने तो उनकी जो फॉरेन कीज़ हमने रखी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यूज़ वगैरह भी जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो हम उनकी जो अपडेट की क्यूरीज होंगी उसकी मदद से मैं उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे वो वैल्यूज़ वगैरह लिखूँगा जी। किस कस्टमर के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या है, और उसके बाद उसकी उसने कौन सी जो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट नंबर उसने वो परचेज़ की है। तो यहाँ पे अपडेट की क्यूरीज लगाते हैं। ठीक है, अपडेट अच्छा, हमने इसको उसके बाद सेट। ठीक है, सेट। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ऑर्डर आईडी सेट करनी है। ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ कि जी 2। ऑर्डर आईडी मैंने 2 कर दी है। ठीक है, अब कहाँ पे मैंने 2 रखनी है, वेयर। वेयर अब यहाँ पर जो कस्टमर की आईडी 1 होगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो कस्टमर की आईडी 1 होगी, ठीक है, वहाँ पे वो ऑर्डर आईडी 2 सेट कर देगा। इसको अपडेट करके देखते हैं। यहाँ पे नीचे उसने क्या किया कि जी आपकी ऑर्डर जो है वो सेट हो गई है। तो इसको देखते हैं कि क्या वाकई इसने अपडेट कर दी है। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे रख इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया कि ऑर्डर आईडी 2 जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया। तो आपने बाकी सब की भी इसी तरह ऑर्डर आईडी जो है वो अपडेट करनी है। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे सेट करना है कि कौन सी हमने जो है वैल्यू जो है वो सेट करनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी जो है वो क्या होनी चाहिए। 1 के ऊपर मैंने क्या किया था कि मैंने कस्टमर की आईडी 1 है लेकिन उसके ऊपर मैंने ऑर्डर आईडी 2 जो है वो सेट कर दी, और इस तरह मैं बाकी सारी वैल्यूज़ भी इसी तरह सेट करूँगा। ठीक है, अपडेट के टेबल से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी जो है वो मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, कस्टमर की आईडी मैं कर देता हूँ जी 2 है। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो क्या करेगा कि जहाँ पे कस्टमर की आईडी 2 होगी वहाँ पे वो ऑर्डर आईडी जो होगी वो 3 सेट कर देगा। तो यहाँ पे उसने 3 सेट जो है वो कर दी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आपने अपडेट के ऑप्शन से बाकी वैल्यूज़ भी आपने पुट करते जाना। ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी।
ठीक है, इतना आपने इसको सेट करते जाना। मैं सारी वैल्यू सेट करके फिर आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कि किस तरह आपने अपडेट करनी है जो वैल्यूज़ जो होंगी वो उनको कस्टमर के टेबल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट के टेबल के अंदर भी सेम इसी तरह करना है, और जो ऑर्डर डिटेल का टेबल है उसके अंदर भी आपने सेम इसी तरह सेम टू सेम यही चीज़ें जो है वो आपने परफॉर्म करनी है। जी स्टूडेंट, मैंने सब की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। आप देख सकते हैं ये कस्टमर के अंदर जो भी इसकी जो फॉरेन कीज़ मैंने रखी हुई थी, ठीक है, वहाँ पे सब की वैल्यू जो है मैंने दर्ज कर दी है। इस तरह आपने भी अपडेशन की मदद से इसको करते जाना। यहाँ आपने पहले इसकी फिर इस तरह के कॉलम आपने खुद से पहले ही जनरेट करके तो इसकी वैल्यूज़ आप खुद से रख ले। अदरवाइज़ इस तरह फिर आपको अपडेट करके ही इसकी वैल्यू जो होंगी वो करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम ज्वाइन की बात करते हैं। ठीक है, वैल्यू सब की हो गई हैं। ठीक है, वैल्यू ज्वाइन सबसे पहले जाता है वो है सिंपल ज्वाइन। अब सिंपल ज्वाइन में क्या, ज्वाइन को हम किस तरह लगाते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट स्टैटिक, मैं चाहता हूँ कि मैं जी दो टेबल्स कस्टमर और प्रोडक्ट के टेबल के दरमियान एक ज्वाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, वो टेबल ऊपर लिख के नीचे आपने लिखना है ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद आपने जिसके साथ टेबल के साथ इसका ज्वाइन लगाना है वो लगा लें। तो प्रोडक्ट का टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल का नाम लिख लें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है कि ऑन। अब यहाँ पे ऑन का मतलब ये होता है कि आप किस बेस के ऊपर दोनों का ज्वाइन जो है वो लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आप कस्टमर का टेबल देखें और प्रोडक्ट का टेबल देखें, कस्टमर के टेबल में प्रोडक्ट की जो आईडी है वो एज ए फॉरेन की के तौर पर यूज़ हुई हुई है, तो मैं लिहाजा प्रोडक्ट की जो आईडी है इसके बेस के ऊपर लगाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जब भी आपने ज्वाइन लिखना है तो आपने टेबल का नाम लिखना है इस तरह कस्टमर। उसके बाद आपने टेबल के नाम के बाद आपने डॉट लगाना है। ठीक है, ये टेबल का नाम है, और उसके बाद डॉट के बाद आपने जिसके बेस के ऊपर इसका ज्वाइन लगाना है आपने वो कॉलम का नाम लिखना है। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी की बेस पे लगाना, तो मेरे पास कॉलम आ गया, तो मैं इस लिहाजा इसको कर दूंगा। उसके बाद इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के टेबल में भी प्रोडक्ट की आईडी का कॉलम है, तो मैं पहले प्रोडक्ट का टेबल का नाम लिखूंगा, प्रोडक्ट का टेबल। ठीक है, उसके बाद डॉट लगा के आपने क्या करना है कि जी प्रोडक्ट आईडी लिख देनी है। ठीक है, यानी कि मैं इन बेस की बुनियाद पर दोनों टेबल्स के साथ मैं ज्वाइन लगाना चाहता हूं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये काम करता है, हमारा ज्वाइन लगेगा। तो इसको इस तरह रन करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे दो टेबल शो हो रहे हैं मुझे। ठीक है, एक कस्टमर का टेबल और दूसरा यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का टेबल शो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे वो मुझे सारे कॉलम शो करवा रहा है क्योंकि मैंने इसका एक कंप्लीट ज्वाइन लगाया। मैंने अगर ये देखना चाहता हूँ कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसकी, सिर्फ हमें वही शो। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, और उसके बाद जो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदी है मुझे सिर्फ वो शो हो। या अगर आपने प्राइस भी शो करने या तो वो कर सकते हैं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे स्टैटिक की जगह मुझे ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तो इन नेम इनके अलग अलग तो फिर तो ठीक है। सबसे पहले कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम, उसके बाद आपने कॉमा डालना। उसके बाद जी मुझे और एड्रेस शो करवाना है, एड्रेस। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का नेम शो करवाना है। यहाँ पे आगे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वैसे। और उसके बाद मुझे प्राइस शो करवानी है, सॉरी। मुझे जो जो कॉलम मैंने यहाँ पे शो करवाना है वो मैंने यहाँ पे सारे कॉलम जो है वो लिख दिए हैं। ठीक है, अब इस क्यूरी को रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वही शो होते हैं। तो इसको स्टेटमेंट को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख ले, मैंने जो जो नेम लिखा हुआ था दोनों टेबल्स के अंदर से मुझे, ठीक है, ज्वाइन के बाद वो मुझे दोनों ही सिर्फ वही शो हुए हैं।
ठीक है। जिस तरह मैंने लिखा था कि मुझे कस्टमर का नेम, उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी है, तो ये आपको पता चलेगा कि किस बेस पे। अब यहाँ पे शूज़ हमजा ने भी खरीदे हैं और फजान ने भी खरीदे हैं, लेकिन ये किस बेस पे, ये हमने जो इसकी फॉरेन कीज़ हमने यूज़ की थी तन, ये उसकी बेस पे हमें ये शो करवा रहा है कि जी कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ की हुई है। तो उसके साथ ही उसने वो शो करवा दी है कि जी अली जो है उसने क्लॉथ खरीदे हैं, उसका एड्रेस गुजरांवाला का है और उसकी कीमत है, जो प्राइस है उसने क्लॉथ खरीदा वो 2000 है। हमजा जो है इसने शूज़ खरीदे हैं, ठीक है, इसका तल्लुक फैसलाबाद से है और इसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये है। मोइज़ जो है वो रावलपिंडी से, इसने सूट खरीदा है, ठीक है। यानी कि जिस जिस कस्टमर ने जो जो चीज़ खरीदी है उसकी बिना पर ये हमें एक जो दोनों टेबल्स के अंदर से डाटा होगा वो इकट्ठा करके वो हमें फैच करके शो करवा देगा। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर डिटेल और प्रोडक्ट का शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर डिटेल और प्रोडक्ट का जो टेबल है इसके दरमियान एक ज्वाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अब ऑन अब किसकी बिहाफ पे आप लगाना चाहते हैं। अब चूँकि मैंने सबसे पहले सब की जो फॉरेन कीज़ है वो मैंने डिक्लेयर कर दिया ताकि किसी भी टेबल के साथ ज्वाइन लगाने में मुझे कोई भी मसला पेश ना आए। तो प्रोडक्ट के ऑर्डर डिटेल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर डिटेल की है, ठीक है। तो ऑर्डर की आईडी मैं देख लेता हूँ कि कौन सी ऑर्डर आईडी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं ऑर्डर आईडी की बेस पे यहाँ पे इनके ऊपर ज्वाइन लगाता हूँ। तो ऑर्डर डिटेल पहले आपने टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। ऑर्डर डिटेल आ गया, डॉट, उसके बाद आप किसकी बेस पे ज्वाइन लगाना चाहते हो, तो ऑर्डर आईडी की बेस पे मैं ज्वाइन लगाना चाहता हूँ। तो वही जो सेम कॉलम इसके अंदर है वही प्रोडक्ट के टेबल के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ पे पहले टेबल का नाम लिखते हैं, प्रोडक्ट का टेबल आ जाएगा, डॉट। अब मुझे ऑर्डर आईडी, यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों टेबल के अंदर मैंने रखी हुई है ऑर्डर आईडी, तो लिहाजा इसकी बेस के ऊपर मैं इनके साथ ज्वाइन लगा लेता सकता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दोनों टेबल का डाटा शो हो रहा है, एक ऑर्डर आईडी का स्टेटस, ठीक है, उसके बाद ये कस्टमर आईडी और ये जो है इसकी फॉरेन कीज़ है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी मुझे सिर्फ स्टेटस और प्रोडक्ट का नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के अंदर एक स्टेटस, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मुझे इसकी प्रोडक्ट का नेम चाहिए, ये प्रोडक्ट का नेम है। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ स्टेटस देगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो चुकी है, कौन सी अभी प्रोसेसिंग में है, या कौन सी जो प्रोडक्ट है वो अभी डिले में है, तो ये मुझे वो शो करवा देगा। तो ये देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नेम और उसके बाद वो उनके स्टेटस भी शो करवा रहा है कि जी शूज़ जो हैं वो अभी डिलीवर होने हैं, बैग जो है वो डिलीवर हो चुका हुआ है, क्लास भी अभी डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सूट जो है वो डिलीवर हो चुका हुआ है। यानी कि जो जिस चीज़ का प्रोडक्ट का स्टेटस होगा, ठीक है, ऑर्डर के इस टेबल में, वो हमें शो करवा देगा जी आपकी ये चीज़ें जो है इनका स्टेटस ये है। कुछ चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग हो रही हैं और कुछ चीज़ें जो है वो आपकी डिलीवर हो गई हैं, ठीक है। जिस तरह सूट भी डिलीवर हो गया, उसके बाद जो बैग है वो भी हमारा डिलीवर हो चुका हुआ है। तो इसकी बिना पर आपने इस तरह इनको ज्वाइन क्रिएट करना है, ठीक है। ये तो थे सिंपल ज्वाइन। अब यहाँ पे कुछ और ज्वाइंस होते हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट ज्वाइन है और एक राइट ज्वाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टैरी की करता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेफ़्ट ज्वाइन लगाता हूँ। अब लेफ़्ट ज्वाइन क्या करेगा कि मुझे ऑर्डर डिटेल की सारी प्रोडक्ट शो करवा देगा, लेकिन वो प्रोडक्ट के टेबल की जो कि इस ऑर्डर डिटेल के अंदर मौजूद नहीं होगी, यानी उसका लिंक क्रिएट नहीं हुआ होगा, जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं होगा वो मुझे शो वो नहीं करवाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं।
यानी कि ऑर्डर डिटेल की लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होता है कि जो पहला टेबल होता है उसकी सारी वैल्यूज शो करवा देता है, लेकिन दूसरे टेबल की सारी वैल्यूज शो वो नहीं करवाता। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, पहले टेबल की वो उसने क्या किया कि जो हमने ऑर्डर डिटेल का टेबल था उसकी वो सारी की सारी वैल्यूज उसने शो करवा दी हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट की हैं, ठीक है, जिसका अभी ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, हमने उसको कोई भी ऑर्डर डिटेल के साथ लिंक नहीं किया हुआ, वो उसको शो वो नहीं करवा रहा, ठीक है, उसकी नल वैल्यू वो शो करवा रहा है। यानी कि इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट ज्वाइन में जो पहला टेबल होगा, जो ऊपर वाला टेबल, ठीक है, उसकी वो सारी वैल्यूज शो करवा देगा जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, जबकि दूसरे टेबल की वो सारी की वैल्यू शो नहीं करवाएगा, ठीक है। इसका किसी के साथ लिंक नहीं हुआ तो वो उसको नल वैल्यूज के तौर पर यहाँ पे शो करवा देगा। लेकिन वो इसकी अगर यहीं पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर यहीं पे मैं इसकी ज्वाइन की नेचर को तब चेंज करूँगा ना, तो वो मुझे प्रोडक्ट की सारी प्रोडक्ट शो करवा देगा, लेकिन स्टेटस की वो वाली शो नहीं करवाएगा जिसका कि जो प्रोडक्ट के साथ लिंक नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अगर ज्वाइन की नेचर चेंज करता हूँ, लेफ़्ट को मैं राइट ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ये मैंने राइट ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या करेगा कि वो स्टेटस की जो वैल्यूज़ नहीं होंगी वो मुझे नहीं शो करवाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट की वैल्यू होंगी वो मुझे सारी की सारी शो करवाएगा। तो राइट ज्वाइन में ये होता है कि जो पहला टेबल होता है उसकी वो सारी वैल्यू जो अगर लिंक में मौजूद नहीं है वो शो नहीं करवाता, जबकि वो प्रोडक्ट की सारी वैल्यू शो करवाएगा, चाहे वो किसी भी लिंक के अंदर मौजूद ना हो। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें, चूंकि इनका सब के साथ प्रोसेस लगा हुआ है तो लिहाजा मुझे वो सारी की सारी वैल्यू शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट जो है वो नल वैल्यूज़ कोई भी शो नहीं करवा रहा है। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट की सारी की सारी वैल्यूज़ वो मुझे शो करवा रहा है, ठीक है। इस तरह हम किसी भी जो दो टेबल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो टेब ज्वाइन वगैरह वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम तीन टेबल के साथ भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि अब तीसरे टेबल के साथ किस तरह हम ज्वाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ज्वाइन तीसरा टेबल कौन सा हमारे पास बच गया, वो कस्टमर वाला। तो यहाँ पर टेबल का नाम कस्टमर, अब किस बेस पे लगाना है, ठीक है। वो हम अब कस्टमर के टेबल के अंदर क्या है कि जी हमारे पास ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। तो हम किसी भी बेस के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट की आईडी के बेस के ऊपर इसको लगाता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट का और कस्टमर का जो है वो लिंक क्रिएट करता हूँ। तो कस्टमर टेबल का नाम पहले लिखूँगा मैं, कस्टमर डॉट, अब वो कॉलम का नेम लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे ऑन लिखना भूल गया हूँ मैं, ऑन कस्टमर डॉट, अब प्रोडक्ट आईडी की बेस पे मैं इसके ऊपर ज्वाइन लगाऊंगा। इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन लगा, प्रोडक्ट का टेबल का नेम पहले लिखेंगे, उसके बाद डॉट, तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी भी है, तो यहाँ पे सेमीकोलन को ज़रा ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या वो हमें कस्टमर का टेबल भी इसके साथ शो करवाता है। तो अब ये क्या करेगा कि ये मुझे तीनों टेबल की डिटेल जो है वो शो करवा देगा। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पहला ऑर्डर का ऑर्डर डिटेल का टेबल, उसके बाद प्रोडक्ट का टेबल, और उसके बाद वो मुझे कस्टमर का टेबल भी शो यहाँ पे करवा रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर राइट ज्वाइन को फ़िलहाल कट करके मैं सिंपल ज्वाइन करता हूँ, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये मुझे उसी तरह चलो सेम शो करवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जी मुझे वो वैल्यूज़ शो हो, मुझे यहाँ पे सिर्फ स्टेटस, प्रोडक्ट और कस्टमर का नेम शो होना चाहिए। स्टेटस, उसके बाद प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद मुझे कस्टमर नेम,
यहाँ पे कस्टमर, यानी कि ये तीनों चीज़ें मुझे ऑर्डर का स्टेटस बताना चाहिए कि मेरा ऑर्डर डिले है या अभी वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का नेम पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर की थी। और उसके बाद मैं कस्टमर का नेम देखना चाहता हूँ कि किस कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ऑर्डर की है। तो इस क्यूरी को सिंपली रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखे मुझे पता चल गया कि जी किस किस कस्टमर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर की है और उसका जो ऑर्डर है उसका अभी स्टेटस क्या है। ठीक है, जिस तरह अली ने क्लास ऑर्डर किए थे कि ठीक है, लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग में ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, यानी अभी वो डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है, हमजा का भी इसी तरह का है। मोइज़ ने सूट किया था ऑर्डर, लेकिन वो उसको डिलीवर हो चुका हुआ है। तो बिलाल ने बैग ऑर्डर किया हुआ था, वो भी उसको डिलीवर हो चुका हुआ है। फैज़ान का शूज़ है, लेकिन वो अभी भी प्रोसेसिंग में कंडीशन में है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये मुझे यहाँ पे क्या करेगा कि तीनों के तीनों टेबल्स का जो डाटा होगा वो इकट्ठा करके वो मुझे यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, ये तो हमारे तो कुछ ज्वाइन की एग्जाम, लेफ्ट ज्वाइन हमने पढ़ा, सिंपल ज्वाइन हमने पढ़ा, उसके बाद राइट ज्वाइन पढ़ा, टू टेबल का ज्वाइन हमने पढ़ा, और उसके बाद थ्री टेबल का ज्वाइन हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये शो किया कि हमें अगर कोई ख़ास वैल्यूज़ चाहिए तो हम उसके ऊपर भी वो चीज़ें शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अभी एक ज्वाइन रहता है जिसको कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो वो देखते हैं कि सेल्फ ज्वाइन किस तरह यहाँ पे ऊपर लगता है। तो सेल्फ ज्वाइन होता दरअसल क्या है, सेल्फ ज्वाइन जो होता है वो उसी टेबल के साथ एक ज्वाइन जो क्रिएट किया हुआ होता है उसको सेल्फ ज्वाइन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ मेरे पास कस्टमर है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कस्टमर के साथ ही सेल्फ ज्वाइन जो है वो क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन में मैंने कस्टमर के टेबल के साथ ज्वाइन लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक इशू क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के टेबल का वो नेम सेम हो जाता है, तो लिहाजा यहाँ पे वो इसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो एरर दे जाता है कि जी ठीक है कि जी आपका जो टेबल है वो सेम यूनिक नहीं है। तो इसके लिए फिर लिहाजा मैं क्या किया कि मैंने यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे इसका कोई ना कोई एब्रीविएशन लिख दिया अपनी तरफ से। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कस्टमर के टेबल को उसके साथ ये कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कस्टमर को सी यू से और इस कस्टमर को मैंने सी यू एस से इसको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आईडी दोनों की सेम है। ठीक है, कस्टमर का जो पहला एब्रीविएशन हमने एलियस रखा हुआ था, ठीक है, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम एलियस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली वो सेल्फ ज्वाइन में इस तरह का इशू देता है कि जी आपका टेबल नेम यूनिक नहीं है। तो लिहाजा फिर हमें क्या करते हैं कि हम इस टेबल नेम को किसी और नेम उसके एब्रीविएशन के साथ उसको चेंज करके हम यहाँ पे उसको शो करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस एब्रीविएशन से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही एब्रीविएशन मैंने यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे वो यूज़ किए हुए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें वो कस्टमर के टेबल के साथ ही वो लिंक जो है वो शो करवा रहा है। तो इस तरह किसी भी टेबल्स के दरमियान जो सेल्फ ज्वाइन होता है वो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे ज्वाइंस। ठीक है, कि किस तरह हम मल्टीपल टेबल्स के दरमियान डाटा वगैरह जो होता है उसको फैच करके एक ही टेबल की सूरत में हम वो शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ नेस्टेड क्यूरीज होती हैं। ठीक है, मल्टीपल क्यूरीज जो होती हैं वो मल्टीपल डाटा में से उसको फैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नेस्टेड क्यूरी का तो वैसे इतना ज़्यादा आजकल मीनिंगफुल यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टेबल हैं, एक कस्टमर का टेबल है, दूसरा प्रोडक्ट का टेबल है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं कोई इस तरह की प्रोडक्ट लिखूँ, ठीक है, जो कि मुझे कस्टमर का नेम दे सके। पहले मैं सिंपल एक क्यूरीज लिखता हूँ। ठीक है,
वेयर नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जी बैग। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये वो आईडी, प्रोडक्ट की आईडी वो शो करवाए कि जिसके आगे वो बैग, यानी जिसका प्रोडक्ट नेम बैग हो। ठीक है, नेम की जगह पे प्रोडक्ट नेम, यानी कि वो आईडी मुझे शो करवाए कि जो 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 प्रोडक्ट नेम जिनका बैग हो, यानी कि जहाँ जहाँ पे बैग है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आईडी बैग है वो मुझे आईडी शो करवा दे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये मुझे शो करवा रहा है कि जी मेरे पास दो एक ऐसी आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो कि बैग, जिसका प्रोडक्ट नेम बैग है। अब मैं चाहता हूँ कि जी मुझे वो कस्टमर नेम शो करवाए जिसका ये बैग, जो कि उसने प्रोडक्ट बैग जो है वो परचेज किया, वो मुझे उस कस्टमर का नेम शो करवा दे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट कस्टमर नेम, select customer name from customer enter where। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम है वो कस्टमर के टेबल में मौजूद है, तो लिहाजा यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट जो यहाँ पे किया हुआ है वही आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस डालनी है। ठीक है, और ये सारे के सारे टेबल जो है, यानी जो सारी क्यूरी है, इसको आपने इन पैरेंथेसिस के अंदर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन खत्म। ठीक है, पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें और उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ पे देखें कि मुझे वो उस कस्टमर का नेम शो करवाएगा जिसका ये कि जिसने कि ये बैग प्रोडक्ट का ख़रीदी हुई है। ठीक है, इस यहाँ पे रख के हम क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे उसने मुझे ये नेम शो करवा दिया कि जी बिलाल ऐसा कस्टमर है जिसने जो प्रोडक्ट है वो बैग जो है वो जिसने, यानी कि बिलाल वो कस्टमर है जिसने बैग को ख़रीदा है। ठीक है, इसी तरह ये इस तरह की जो नेस्टेड क्यूरीज होती है, ये मल्टीपल चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आपने प्रोडक्ट डिटेल और कस्टमर के दरमियान देखना है कि जी कस्टमर का जो जो कस्टमर है, ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो किस स्टेटस में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जिसका नेम लिखना है उसकी क्यूरीज हमने बाद में लिखेंगे। ठीक है, पहले हम ऑर्डर डिटेल के रिलेटेड क्यूरीज लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले उसकी आईडी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑर्डर आईडी। चलें ये देख लेते हैं कि जी कहाँ किस किस का जो कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का जो ऑर्डर है वो अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसा हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है कि जिसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास कौन कौन सा ऑर्डर आईडी है, ठीक है, जो कि अभी प्रोसेसिंग में। तो इसको हम क्लिक करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि ये ठीक है जी। ये हमें ये शो करवा रहा है कि जी 3 नंबर का जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर आईडी का
जो तीसरा ऑर्डर है ठीक है वो अभी प्रोसेसिंग में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका कस्टमर का नेम शो करवाना चाहता हूँ कि जी इस कस्टमर का नेम जो है वो अभी जो ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टमर सॉरी नेम फ्रॉम कस्टमर के टेबल में से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी लिखी हुई है तो यहाँ पे वेयर के आगे मुझे ऑर्डर आईडी ही लिखनी है, ठीक है, तभी वो मुझे शो करवाएगा। वेयर ऑर्डर डैश आईडी इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है ये सीक्वेंस के लिहाज से दोनों यहाँ पे सेम तकरीबन होनी चाहिए, तो तभी वो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट आपके मुताबिक वो शो करवाएगा। जहाँ पे वेयर के आगे ऑर्डर आईडी है तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी ही सिलेक्ट होनी चाहिए आपके पास दूसरी क्वेरी में, ठीक है। इसको पेरेंथेसिस में क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको ख़त्म करके पेरेंथेसिस क्लोज और उसके बाद सेमीकोलन। अब मुझे क्या करेगा कि मुझे उस कस्टमर का नेम बताएगा कि जिसका ऑर्डर अभी तक प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो हम इस क्यूरी को रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ये यही करता है कि उसी कस्टमर का नाम मुझे शो करवाता है जिसका ऑर्डर अभी तक प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो इसको सेलेक्ट करके इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मुझे उसने कस्टमर नेम शो करवा दिया कि जी हमज़ा का जो ऑर्डर है वो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि नेस्टेड क्यूरीज को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ टेबल्स में से डाटा इकट्ठा करके ये शो करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर वही शर्त है कि आपके पास उनके रिलेशनशिप पहले क्रिएट होने लाजमी है, ठीक है। यानी उसके बाद आपके पास फॉरेन कीज़ जो है वो लाजमी तौर पर शो होनी चाहिए। और उसके बाद जब आपने कोई भी यहाँ पे चीज़ जो कि आपकी एक्सटर्नल क्यूरी है यहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट करना है, तो इंटरनल क्यूरीज़ के अंदर वही चीज़ आपके पास पहले से सेलेक्ट होनी चाहिए, यानी जिसकी बेस पे आप कर रहे हैं आपके पास पहले वही चीज़ जो है वो अंदर सेलेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आप नेम करते रहें तो यहाँ पे नेम ना हो, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखा तो वो इस क्यूरी को आगे एग्जिस्ट यानी कि उसको फैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कि यहाँ पे उसने ऑर्डर आईडी की बेस पे करना है, लेकिन ये क्यूरी जो है वो उसको ऑर्डर आईडी प्रोवाइड कर ही नहीं रही, तो जिसकी मदद से वो क्यूरी नहीं करेगा। तो लिहाजा आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो इंटरनल क्यूरीज है वो इस तरह की लिखनी है कि जो कि आपको आपकी जो बैरूनी क्यूरीज है, ठीक है, जिसकी बिना पर आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो आपको इंटरनल क्यूरीज वो वैल्यूज़ जो है वो आपके पास दे सके, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि जी हमें ऑर्डर आईडी चाहिए किसकी, जिसका स्टेटस प्रोसेसिंग में हो, तो इसने क्या किया था कि हमें ऑर्डर आईडी रिटर्न की थी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि हमें कस्टमर नेम चाहिए जिसकी ऑर्डर आईडी बराबर हो। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी सेलेक्ट होगी तो यहाँ पे कंसीडर उसको 1 ही किया जाएगा, क्योंकि इसने हमें 1 जो ऑर्डर आईडी थी वो 1 रिटर्न की थी, तो लिहाजा यहाँ पे 1 ही होगी, तो 1 आईडी के ऊपर जो भी होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट की हो और यहाँ पे आपने ऑर्डर आईडी की जगह पे कुछ और चीज़ सेलेक्ट कर ली हो, ठीक है, नेम कर लिया, स्टेटस कर लिया, कुछ इस तरह की चीज़, तो जब आपको ये चीज़ वो दे ही नहीं सकेगा, ऑर्डर आईडी नहीं प्रोवाइड कर सकेगा अंदर वाली क्यूरी, तो आपको वो फिर वो कोई भी ये आउटपुट जो है वो शो नहीं करवा सकता। तो आगे हम चलते हैं, हमारे पास कुछ आगे बात करते हैं हम डेटाबेस के स्टोर प्रोसीजर की, कि स्टोर जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। स्टोर प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको कि आपने कुछ ना कुछ उसके रोल्स वगैरह या कुछ ना कुछ इस तरह की वैल्यूज़ पहले से ही उसकी आपने एलोकेट की होती हैं जो कि वक्त पढ़ने के बाद आपको शो करवा सके। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कस्टमर की आईडी को सिलेक्ट किया हुआ था, आप इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि जी मैं कस्टमर की आईडी लिखूं तो मुझे कस्टमर का नेम ऑटोमेटिकली वो शो करवा दे, या मैं प्रोडक्ट के आईडी लिखी वो मुझे प्रोडक्ट का नेम शो करवा दे। अगर मैं ऑर्डर की आईडी लिखूं तो वो मुझे ऑर्डर का स्टेटस शो करवा दे, या मैं अगर कोई भी जो कि मैंने प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, वो
उसको कॉल करूँ तो मुझे पूरे का पूरा वो टेबल वो शो करवा दे। तो इस तरह हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेबल को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना, क्रिएट करना स्टोर प्रोसीजर। यहाँ पे क्रिएट स्टोर प्रोसीजर है, यहाँ पे आपने इसका कोई भी नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि जी मैं यहाँ पे कस्टमर की आईडी सेट करूँगा और मैं कहूँगा कि मुझे आईडी की बेस पे वो कस्टमर का नेम शो करवाए। तो नेम आप कोई भी लिख सकते हैं, गेट कस्टमर नेम। अच्छा, जब आपने ये लिखना है तो उसके अंदर अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपने इसके कुछ ना कुछ रूल्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है कि आपने इसकी इनपुट वैल्यूज़ लिखनी है और इसकी आउटपुट वैल्यूज़ भी लिखनी है। तो यहाँ पे इन, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि आप कौन सी वैल्यूज़ दें तो वो आपको वो आउटपुट के तौर पर शो करवाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो आईडी मैं इसके अंदर लिखूँ, ठीक है, तो वो मुझे कस्टमर की आईडी लिखूँ तो मुझे कस्टमर का नेम शो करवा दे। इनपुट कस्टमर आईडी इंट, ठीक है, यहाँ पे आपने उसकी डेटाबेस भी डिक्लेयर करनी ज़रूरी है। उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद आउटपुट में वो मुझे क्या शो करवाए जी, कस्टमर का वो मुझे नेम शो करवाए। यहाँ अगर आप यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लिख सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे टेबल के अंदर कस्टमर आईडी है तो मैं इसको सिंपल आईडी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट के तौर पर जी वो मुझे नेम शो करवाए। यहाँ पे आपने इसकी डाटा टाइप जो है वो लाजमी तौर पर डिक्लेयर करनी है, यानी कितनी शो करवाए वो मुझे जी 60। यानी कि मुझे 50 वर्ड का नेम वो जो है वो आउटपुट में शो करवाए। तो यहाँ पे हमने इसको जो पैरेंथेसिस वगैरह थे, ठीक है, वो हमने शो करवा दी हैं। ठीक है, ये पैरामीटर जो हमने वो पहले लिख दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका क्यूरीज लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट नेम। मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम इनटू, यानी आपने इसको कन्वर्ट करना है जो कि आपके टेबल का नेम है। ठीक है, तो टेबल का नेम जो है मेरे पास कस्टमर स्लैश नेम है। ठीक है, आपने कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना है, वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये आपने रखनी है जो आपके कस्टमर के टेबल की आईडी है। ठीक है, तो वो है कस्टमर स्लैश आईडी। ठीक है, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देना। तो ये हमने क्यूरी लिख दी है। अब ये क्या करेगा कि मुझे ये, मैं अगर इसको कस्टमर की मैं आईडी लिखूंगा, ठीक है, ये मुझे कस्टमर का नेम जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, मैं इसको देखता हूँ कि क्या एरर है। सॉरी स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। यहाँ पे कस्टमर नेम, ठीक है, इसको नेम यानी जो हमने यहाँ पे पैरामीटर लिखा हुआ था इसके अंदर कन्वर्ट करना था। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी टेबल की कस्टमर आईडी है वो बराबर होगी यहाँ पे हमने जो
पैरामीटर दिया हुआ आईडी उसके इक्वल होगी। इसको अप्लाई करके देखते हैं अब ये काम करती है कि नहीं करती। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारा स्टोर प्रोसीजर जो है वो रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा स्टोर प्रोसीजर है, इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, बल्कि इसको प्रोसीजर कॉल करते हैं। अब जब हमने प्रोसीजर को कॉल करना है तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को हमने ख़त्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबको क्लियर करके यहाँ पे शिफ्ट ऐट साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो हमने इसका नेम रखा हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सेट किया हुआ आईडी, ठीक है, सेट ऐट आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, और इसकी लाइन के नीचे आपने लिखना है सिलेक्ट, ठीक है, जो आपने नेम चूज़ करना ऐट नेम। ये ऐट साइन जो होता है ये इसका एक कह लें कि सिंटैक्स है जिसको लिखते हुए ये लाजमी तौर पर हमने इसको लिखना है। तो इसको रन करके देखते हैं। बल्कि इसको जब आपने रन करना है तो इस पूरे को सिलेक्ट करके आपने रन करना। और स्टूडेंट यहाँ पे आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि जब सिलेक्शन कोई भी हम कोई कोड वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो हम इसके ऊपर आपने इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सेलेक्ट करेंगे तो ये रन होगा, तो ये आपको उस आईडी के अगेंस्ट जो भी नेम होगा वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो है वो स्टोर प्रोसीजर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हो 3। ठीक है, इस सारे को फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये जो तीसरी आईडी के ऊपर नेम होगा ये आपको शो करवा देगा। तो इस तरह स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए ये उसका एक ख़ास किस्म का सिंटैक्स है और इसको आपने लाजमी तौर पर फॉलो करते हुए लिखना है। ठीक है, तो आज का हमारा तकरीबन आज का लेक्चर जो है हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर कोई चीज़ रहेगी तो इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।